हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज 24/7। आज मैं हर्षित आप लोगों के लिए रीजनिंग का पोर्शन लेकर आया हूं। अभी तक आप लोग मैथ्स बायो वगैरह की क्लासेस लेते थे। आज से आप लोगों की रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रीजनिंग में मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, रीजनिंग कंपलसरी है, आता ही आता है। हम लोग टारगेट करेंगे अपने बैंकिंग के एग्ज़ाम और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम पर। एसएससी के एग्ज़ाम की जो भी वीडियोस होंगी वो मैं आप लोगों के लिए अलग से स्पेसिफाई करके बनाऊंगा और उनके लिए अलग से एक सेशन रखा जाएगा। लेकिन बैंकिंग के लिए जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा ये नॉर्मल बैंकिंग के लिए रहेंगी, तो आप लोग बैंकिंग का ध्यान में रखते हुए इनको देखिएगा, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। एसएससी में बहुत कम लेवल की रीजनिंग आती है और बैंकिंग में थोड़ा सा हाई लेवल की रीजनिंग आती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अब जैसा कि आप सभी को पता है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के फॉर्म आए हुए थे। 21 जुलाई उसकी लास्ट डेट थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो आप तैयारी कर रहे होंगे इसकी ज़ोरों शोरों से। अब आरआरबी के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि प्री में सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग आता है। इंग्लिश या हिंदी आपका मेंस में आएगा और जीएस का ही पोर्शन मेंस में आएगा। लेकिन प्री के लिए आप लोगों को रीजनिंग और मैथ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे, 40 क्वेश्चंस आप लोगों के मैथ्स के रहेंगे, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे। और टोटल टाइम रहेगा आपका, कंपोजिट टाइम है ये 45 मिनट्स का, यानी 45 मिनट्स में आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों सेक्शन कवर करने हैं। ठीक है, मेंस के लिए या हमारा आईबीपीएस में तो अलग अलग टाइम होता है, लेकिन अभी आरआरबी प्री में हमारे पास ये कंपोजिट टाइम है। ठीक है, तो रीजनिंग में बता दूं मैं आप लोगों को कि ये 4 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा है पजल्स, तीसरा है स्लॉग और चौथा है इनइक्वालिटीज। बैठक व्यवस्था, पहेली, न्याय निगमन और असमानता, ये 4 चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। क्योंकि कम से कम अगर हमें अभी आरआरबी का पेपर आया हुआ है तो आरआरबी के बारे में बात करूंगा, तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सिटिंग और पजल से ही आ जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास 5 से 10 नंबर का इन दोनों से आएगा। ठीक है, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस ये हो गए। बाकी इसके अलावा हमारे पास कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, रैंकिंग और आपका डेटा सफिशिएंसी, ये सारा का सारा आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में और एंड तक चलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का ऑर्डर एंड रैंकिंग, यानी क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण हमारा जो अलग अलग से तो कम ही आता है, क्योंकि सिटिंग और पजल में आपने देखा होगा कि 20 से 25 नंबर का कवर कर लिया। जब सिटिंग और पजल हमारे पास कम आता था तो ऑर्डर रैंकिंग पूरा का पूरा आता था। लेकिन अब सिटिंग पजल बहुत आता है तो रैंकिंग पजल्स के साथ में ही ऐड हो किया जाता है। आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, कभी कभी आते हैं कि ए बी से बड़ा है, बी सी और डी से छोटा है। इस तरह की जो पजल्स आती हैं वो रैंकिंग मिक्स रहती हैं। दूसरी बात, ऑर्डर एंड रैंकिंग का यूज़ रहेगा आप लोगों का डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, तो डेटा सफिशिएंसी के अगर 5 क्वेश्चन आए तो मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के रैंकिंग से भी आएंगे। हालांकि डेटा सफिशिएंसी में कुछ भी आ सकता है, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रैंकिंग का भी पोर्शन रहता है हमारे पास डेटा सफिशिएंसी के लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रैंकिंग से। इसके बाद में आगे हर एक चैप्टर की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और आगे मैं आप लोगों के लिए लाइव आने की भी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के डाउट सेशन वगैरह लाइव भी करूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर ऑर्डर एंड रैंकिंग की तरफ।
ये शुरू करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 4 तरह के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, किसी भी एक पर्सन की रैंक राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से दे रखी होगी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे। दूसरा टाइप रहेगा आपका कि किसी भी एक पर्सन की रैंक या तो राइट से पता होगी या लेफ्ट से पता होगी। अगर राइट से पता है तो लेफ्ट से निकालनी होगी, लेफ्ट से पता है तो राइट से निकालनी होगी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे होंगे हम लोगों को। तीसरा क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 2 अलग अलग बंदों की रैंक अलग अलग साइड से दे रखी होगी। फिर कहा जाएगा इफ़ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यदि वे अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी अगर वे अपने अपने स्थान बदल लेते हैं आपस में तो उस लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं वगैरह वगैरह। चौथा टाइप रहेगा आप लोगों का, 2 अलग अलग बंदों की रैंक अलग अलग साइड से दे रखी होगी। फिर आप लोगों को या तो मिड नंबर पूछा जाएगा, टोटल नंबर दे रखा होगा, टोटल नंबर पूछा जाएगा तो मिड नंबर दे रखा होगा, यानी बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। और इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक सिंपल केस से और एक ओवरलैपिंग केस से। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और एंड तक चलते हैं। बेसिक से स्टार्ट करके आप लोगों को हाई लेवल के क्वेश्चन तक लेके चलेंगे। अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं जो क्लर्क में क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम आप लोगों को पीओ के लेवल तक के क्वेश्चंस लेके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स अमित इज 19 फ्रॉम लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम राइट, यानी एक विद्यार्थियों की पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 19 है और दाएं से 15 है। हाउ मनी स्टूडेंट्स सिट इन दैट रो, उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है अमित के ही बारे में बात हो रही है। अमित का स्थान बाएं से भी दे रखा है और दाएं से भी दे रखा है। अमित का स्थान बाएं से 19 है और दाएं से 15 है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे होंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कैसा डायग्राम बनेगा, क्या चीज़ रहेगी। तो एक लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरह से। हमें नहीं पता है किस लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं, यही हमको निकालना है। अमित का स्थान बाएं से यानी लेफ्ट से 19 है। लेफ्ट ये रहेगा, हमें हमेशा याद रखिएगा, जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट है, जो आपका राइट है वही इसका राइट है, ये जान लीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि ये इस तरह से बैठे हुए हैं, बस आप ये फ्रंट पे इस तरह से, राइट ये लेफ्ट ये, बात खत्म। लेफ्ट से हमारा अमित का स्थान 19 है और राइट से अमित का स्थान है 15, ठीक है। तो पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं, फिर फार्मूले की बात करेंगे हम लोग। अमित का स्थान राइट से 15 है, तो इसका मतलब हो गया अमित के इस तरफ कितने लोग बैठे होंगे, 14, और अमित के इस तरफ, क्योंकि अमित का स्थान लेफ्ट से 19 था, तो अमित के इस तरफ कितने लोग बैठे होंगे, 18, एक ही अमित बैठा होगा। तो अमित का स्थान जब लेफ्ट से 19 था, अमित के इस तरफ 18 हो गया, इधर से 15, इधर 14 हो गया और एक ठो ये अमित हो गया। सबको जोड़ने पर क्या टोटल नंबर आ जाने चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल आ जाने चाहिए, क्यों नहीं आएंगे देखते हैं। 18 ये प्लस एक ही अमित प्लस 14 ये, 18 और 1 19 और 14 33, यानी 33 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बात रही हमारी कॉमन सेंस की। अब बात करते हैं फार्मूले की। टाइम सेव करने के लिए आपको किस तरह से इसे करना है। जब किसी एक पर्सन की रैंक दोनों साइड से दे रखी हो और टोटल नंबर पूछा जा रहा हो आपसे, तो टोटल नंबर निकालने के लिए आपको दोनों रैंक जोड़ लेनी है। रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1, दोनों रैंक को जोड़ लिया। चलो इतनी बात तो समझ में आती है ये, लेकिन ये -1 क्यों किया जा रहा है। ये -1 इसलिए किया बाबू हमने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 में हमने अमित को काउंट कर लिया था, 19 में भी हमने अमित को काउंट कर लिया। अमित आदमी एक ठो है, लेकिन हमने 2 बार लिया। अब ये तो कोई तरीका होता नहीं है, तो इसलिए जो हमने फालतू गिना था वो हमने एक माइनस कर दिया। मतलब राइट से रैंक हो, सॉरी भाई लेफ्ट लिखा हुआ, लेफ्ट से कर लेते, क्या दिक्कत है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे लिखा हुआ वैसे कर लेते हैं। लेफ्ट से 19 हो गया प्लस राइट से 15 हो गया -1, 15 और 19 हो गया 34, -1 हो गया 33। आपका आंसर 33 होगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो हमको जरूर बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार क्या कई बार एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए, अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें
इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में। कमल इज 25th फ्रॉम राइट, कमल का स्थान दाएं से 25वां है। फाइंड हिज रैंक फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। यानी 40 लोग हैं और 40 लोगों में कमल का स्थान 25वां है और हमसे पूछा जा रहा है कि बाएं से इसका स्थान कितना होगा। चलिए आप लोग कीजिए, आप लोगों के पास 5 सेकंड है। जल्दी चलिए देखते हैं, आइए। 40 लोग बैठे हुए हैं इस लाइन में, ये बात हमको पता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। कमल इज 25th फ्रॉम राइट, कमल का स्थान दाएं से है 25वां। लेफ्ट से हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर वही कॉमन सेंस की बात करता हूँ मैं पहले। यहाँ से यहाँ तक 40 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक 25 लोग हैं। तो अगर 40 में से हमने इन 25 को घटा दिया तो बाबू कितना बचा? 15, ठीक है। तो इस पोर्शन पर बचे 15 लोग, ठीक है। तो जब हम लोग लेफ्ट से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, मैंने 15 यहाँ तक गिन लिया। रैंक किसकी बतानी है? रैंक बतानी है हमको कमल की। तो 15 और 1 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16। वही फार्मूला जो मैंने आपको अभी फार्मूला लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वही सेम फार्मूला, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। बस थ्योरी उसकी चेंज कर दी गई, बाकी पूरा सब कुछ वही है। रैंक फ्रॉम राइट ऑब्लिक लेफ्ट, राइट से रैंक पूछ जाएगी या लेफ्ट से रैंक पूछ जाएगी। तो टोटल नंबर दे ही रखा होगा, टोटल नंबर इक्वल टू टोटल नंबर माइनस क्या हो रहा है, गिवन रैंक +1। अगर राइट से रैंक पूछी जाएगी तो लेफ्ट से दे रखी होगी, लेफ्ट से पूछी जाएगी तो राइट से दे रखी होगी। टोटल नंबर में से हम लोग जो सी रैंक दे रखी है माइनस कर देंगे और एक और जोड़ देंगे। मतलब हमने 40 - 25 15 +1 16। अब बात ये आती है +1 क्यों किया गया? +1 हमने इसलिए किया क्योंकि इन 25 में हमने जब 25 को घटाया था 40 में से, तो कमल को भी घटा दिया था, ठीक है। फिर कमल की रैंक बताने के लिए कमल को भी तो बाबू इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसलिए 40 में से 25 को घटाने के बाद हम लोग एक ठो जोड़ देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। इतनी बात क्लियर है? अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग अपने साथियों तक इस बात को पहुंचाएं, क्वेश्चन को पहुंचाएं, और कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इन अ रो ऑफ 42 स्टूडेंट्स ए इज 5th टू द राइट ऑफ बी, यानी 42 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए बी के दाएं 5वें स्थान पर है। हु इज 23rd फ्रॉम राइट एंड, जो दाएं छोर से 23वें स्थान पर है। फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट, ए का स्थान हमें दाएं और बाएं दोनों तरफ से ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर हु किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को इंडिकेट कर रहा है या बी को इंडिकेट कर रहा है। याद रखिएगा हमेशा अगर हु लिखा हुआ है तो वो हमेशा सेकंड पर्सन को इंडिकेट करेगा, और एंड लिखा है अगर तो वो फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करेगा। मतलब अगर दो सेंटेंस हमारे हु से कनेक्टेड हैं तो हु जो है, हु का मतलब यहाँ पर कौन नहीं है, हु का मतलब है जो। तो अगर जो लिखा हुआ है तो सेकंड पर्सन यानी लाइन में जो दूसरा आएगा उसके बारे में बात हो रही है। और अगर यहाँ पर एंड लिखा हुआ होता, आई मीन
A is fifth to the right of B and 23rd from the right hand लिखा हुआ होता अगर, तो और का मतलब होता है A, यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है। हु लिखा हुआ है तो बात सेकंड पर्सन के बारे में हो रही है, मतलब B is 23rd from the right hand। तो देखते हैं इसको, एक लाइन बनाते हैं उसी तरह से। इस पूरी लाइन में 42 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं 5वें स्थान पर, अभी हमें ना ही ए पता है ना ही बी पता, लेकिन जैसे ही आगे पढ़ा हु इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, हु मतलब बी, बी इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं छोर से बी की रैंक हो जाएगी 23वीं। एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं एरो बना रहा हूँ, इन एरो पे ध्यान रखिएगा, इस तरफ से एरो बना हुआ है मतलब ये राइट से है, इधर एरो बना हुआ है तो मतलब ये लेफ्ट से है। ऐसा मत कर दियो आप लोग कि बी लिख दो यहाँ पर 23वां। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, 2 सेकंड के बाद भूल जाओगे बी की रैंक ये इधर से थी या इधर से थी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए ये एरो जरूर बना लीजिएगा। अब A is fifth to the right of B, A B के दाएं को 5वें स्थान पर है। अब हमको ये बताइए B का राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? सोचिए जरा। कुछ लोगों को लग रहा होगा इस तरफ होगा, है? नहीं, ऐसा नहीं है। राइट एंड जब ये है तो बी जब यहाँ पर बैठेगा तो बी का राइट बाबू होगा तो इसी तरफ। जब राइट एंड ये है, हाँ अगर मैं राइट एंड इसको मानता हूँ, यानी अगर ये लोग फेसिंग साउथ होते तो बी का राइट इस तरफ होता। अभी यहाँ पर बी का राइट इस तरफ होगा, यानी ए इधर कहीं बैठेगा। बात समझ में आ रही थी? 5वें नंबर पे तो 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे ये ए आ जाएगा। तो जब बी की रैंक 23 थी, तो जब 23वां ये है तो ये कौन से नंबर का बंदा होगा? 24वां? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है होगा हमारा 22वें नंबर का। 24 आगे जाएगा ना कि पीछे आएगा। ये 22 21 20 19 और 18, यानी एक ही रैंक हो जाएगी राइट हैंड से 18। फिर से एक बार देखिए, 23 ये है तो ये 22 21 20 19 18, 24 25 आगे जाएगा ना कि पीछे आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये 5 ही बंदे थे तो मैंने आपको गिन के भी दिखा दिया, लेकिन ज्यादा बंदे होंगे तो गिन के थोड़े हम देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों को क्या काम करना है, सीधे माइनस कर देना। 23 - 5 = 18। तो यानी एक ही रैंक हम लोगों को राइट से मिल गई यहाँ पर 18। अच्छा, लेफ्ट से भी निकालनी है। अब जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, जब किसी एक पर्सन की रैंक एक तरफ से पता हो और टोटल नंबर पता हो तो लेफ्ट से निकालने में कोई दिक्कत नहीं। टोटल नंबर माइनस गिवन रैंक यानी 18 प्लस 1, 42 माइनस 18 प्लस 1 कितना हो गया? 25। 42 माइनस 18 24, हाँ 25। यानी एक ही रैंक राइट से मिल गई हम लोगों को 18 और लेफ्ट से मिल गई 25। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो जरूर बता दीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात तो क्लियर है, लेकिन कभी कभी अब हम लोग इंसान है, गलती तो इंसान से ही होती है। हो सकता है कभी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो जाए, हमारा एक बंदा ज़्यादा या एक बंदा कम हो गया, तो हम लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। राइट और लेफ्ट से रैंक मिल गई हम लोगों को एक ही। अब इनको ऐड करके -1 करने पर कितना आना चाहिए टोटल नंबर? देखते हैं। 18 प्लस 25 यानी 18 और 8 और 5 13 और ये 43 हो गया। 43 - 1 = 42। यानी कहने का मतलब है हमारा ये जो आंसर निकल के आया है बिल्कुल सही है। 18 और 25 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले टाइप के बारे में बात करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है A is 20 फ्रॉम टॉप। A की रैंक ऊपर से 20 दे रखी है। B is 15 फ्रॉम बॉटम। B की रैंक नीचे से 15 दे रखी है। इफ़ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यदि वे अपने अपने स्थान बदल लेते हैं,
देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम टॉप आफ्टर इंटरचेंजिंग। यानी स्थान बदलने के बाद हमें पता करना है कि टोटल नंबर कितने हैं इस पूरी लाइन में और ए की रैंक टॉप से कितनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो एक लाइन बनाते हैं नॉर्मल। अब टॉप और बॉटम की बात हो रही थी तो हमने इस तरह से लाइन बना ली, नहीं तो अपना राइट और लेफ्ट की बात होती थी इस तरह से बनाते हैं आराम से। A is 20 फ्रॉम टॉप यानी A की रैंक ऊपर से 20, B is 15 फ्रॉम बॉटम, B की रैंक नीचे से 15। A की रैंक ऊपर से 20 हो गई, B की रैंक नीचे से 15 हो गई। If they interchange their positions, यदि वे अपने अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब B पहुंच गया A की जगह पर और A आ गया B की जगह पर, यानी ए बी बी ए। क्लियर है इतनी बात? कुछ इस तरह से हुई यह कहानी। अब ए की रैंक ऊपर से 20 थी, बी अब ए की जगह पर बैठा हुआ है, तो बी की रैंक ऊपर से कितनी हो जाएगी? अब 20 हो जाएगी। और बी की रैंक नीचे से 15 थी, ए बी की जगह पर बैठा है, तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी? अब नीचे से 15 हो जाएगी। अब यानी बी की रैंक ऊपर से 20 हो गई और ए की रैंक नीचे से 15 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी बिकेम 20 फ्रॉम बॉटम, बी की रैंक नीचे से 20 हो जाती है स्थान पर परिवर्तित होने। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, बी बिकेम, बी की पोजीशन हो जाती है, यानी बी की रैंक ऊपर से 20 हमने निकाल ली अपने कॉमन सेंस से और नीचे से 20 आप लोगों को दे रखी है। जब बी की रैंक ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमको पता लग गई तो क्या इस पूरी लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जब टोटल नंबर आप लोगों को निकालने के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जब किसी एक बंदे की रैंक दोनों साइड से पता हो तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या काम करते हैं? दोनों रैंक को ऐड करके माइनस। अब बार बार मैं फार्मूला तो लिखूंगा नहीं, एक बार आपको फार्मूला मैंने बता दिया, अब वो आप अपनी कॉपी पे नोट करके रखो और याद रखो उसको। दोनों रैंक को ऐड करके -1 कर दिया, मतलब आंसर आ जाएगा 39। ये होगा आपका टोटल नंबर। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में ए की रैंक नीचे से 15 दे रखी है हम लोगों को, टॉप से निकालनी है इंटरचेंज करने के बाद में। ये तो हमारे कॉमन सेंस की बात हो गई। अब टोटल नंबर हमें पता है 39 और किसी एक बंदी की रैंक बॉटम से पता है, यानी एक साइड से पता है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो बताया था, यानी टोटल नंबर माइनस गिवन है, यानी 15 + 1, 39 - 15 + 1 हो जाएगा आपका 25। ये आ गई आपकी एज पोजीशन फ्रॉम टॉप। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो हमसे आप जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स अमित इज 15 फ्रॉम राइट एंड कमल इज 10 फ्रॉम लेफ्ट। यानी अमित का स्थान दाएं से 15 है और कमल का स्थान बाएं से 10 है। देयर आर 7 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में 7 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। चलिए कीजिए, 10 सेकंड है आप लोगों के पास, कोशिश करने में क्या बुराई है, कीजिए। हाँ जी, क्या आया आंसर? कहीं 32 तो नहीं आ गया आप लोगों का? नहीं, 32 आपका अगर आंसर आया है तो आपका आंसर 32 गलत नहीं है, लेकिन बाबू सही भी नहीं है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। सिंपल केस, ओवरलैपिंग केस,
ये दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल कुछ समझा देता हूँ, सिंपल केस और ओवरलैपिंग क्या केस होता क्या है, इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे। ये 10 लाइन्स हैं और ये 6 लाइन्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ए इज फिट फ्रॉम राइट, ए का स्थान दाएं से 5 होगा। तो 1 2 3 4 5। सेम काम यहाँ करना हूँ, 1 2 3 4 5। बी का स्थान बाएं से 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए का स्थान दाएं से 5 हो गया, बी का स्थान बाएं से 4 हो गया। सेम काम यहाँ किया गया है। देयर आर 1 स्टूडेंट सीट बिटवीन देयर, इनके बीच में एक विद्यार्थी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है हमको और यहाँ पर भी दिख रहा है। दोनों में हमने सेम काम की, रैंक में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर टोटल नंबर आ रहा है 10 और यहाँ पर आ रहा है 6। तो सिंपल केस में क्या होता है, देखो यहाँ पर जब मैंने ए काउंट किया तो मुझे बी से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मैंने बी को कोई, अगर मैं यहाँ से बी को हटा भी देता हूँ तो बाबू एक ही रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही रैंक इधर से 5 ही रहेगी। इधर से जब मैंने बात की तो बी की रैंक 4 है, ए से कोई मतलब नहीं है। ए को अगर हटा भी देता हूँ तो बी की रैंक 4 ही रहेगी। और बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, ए का बी से कोई मतलब नहीं है, बी का ए से कोई मतलब नहीं है, और इस बंदे का ना ही ए से मतलब है और ना ही बी से मतलब है। तो ये सिंपल केस, एक इधर से दूसरा इधर से, बीच में लोग बैठे हुए हैं, आपका आंसर आ जाएगा। वही काम आप लोगों ने यहाँ पर किया है। लेकिन ओवरलैपिंग केस से भी समझ लेते हैं जरा। इधर से ए की रैंक 5 है, लेकिन बाबू मैंने ए की रैंक 5 गिनने के लिए बीच में बी को भी काउंट किया है। देख लीजिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर बी काउंट हुआ, तब जाकर हम ए तक पहुँचे। और इधर से जब मैंने बी काउंट किया तो 1 2 3 4, यानी दूसरे नंबर पर ए काउंट हुआ, तब जाकर हम बी तक पहुँचे। यानी ए को काउंट करने के लिए बी काउंट करना पड़ा और बी को काउंट करने के लिए ऑब्वियसली हमको ए काउंट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है हमारा, जब दोनों पर्सन बिना एक दूसरे को काउंट किए हमारा आंसर आता है तो ये सिंपल केस होता है। लेकिन जब दोनों पर्सन एक दूसरे को काउंट करके आंसर आता है तो ये होता है हमारा ओवरलैपिंग केस। यानी जब दोनों को ही काउंट करना पड़े तो ये हमारा ओवरलैपिंग केस होता है। एक बार और देख लीजिए, अगर हम ए को यहाँ से हटा दें, बी की गिवन रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए को हटा दें तो बी को हटा दें तो ए की रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बी को हटा दूँ तो देखिए तो ए की रैंक 1 2 3 4 हो जाएगी, यानी एक कम हो जाएगी। और ऐसे ही अगर ए को हटा दें तो बी की रैंक 3 हो जाएगी, यानी एक कम हो जाएगी। जब ओवरलैप यानी जंप करके काउंट किए जाते हैं तो हमारा ओवरलैपिंग केस, और जो सिंपल है तो हमारा सिंपल केस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो पहले सिंपल केस ही करते हैं जैसा आप लोगों ने कर रखा होगा। अमित इज 15 फ्रॉम राइट से अमित की रैंक है 15। कमल इज 10 फ्रॉम लेफ्ट से कमल की रैंक है 10। अब इसमें 7 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर सबको जोड़ दें 10 ये 7 ये और 15 ये, तो बराबर आ गया आंसर 32। एक आंसर तो आ रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा था कि ये आपका आंसर गलत है। मैंने आपसे कहा था ये सही नहीं है, क्योंकि अभी ओवरलैपिंग केस से आपका आंसर आना बाकी है। चलिए ओवरलैपिंग केस से देखते हैं। अब आपको ये तो पता है ये डायग्राम तो नहीं बनेगा ओवरलैपिंग केस के लिए, डायग्राम कुछ और बनेगा। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम रहेगा। ए की रैंक यानी अमित की रैंक 15 और कमल की रैंक अमित को जंप करके आ जाएगी 10। देख लीजिए फिर से एक बार, जैसे यहाँ पर बी ए है, इधर से बी है, वैसे इधर ए है और इधर से जंप करके के है। ठीक है। अब बीच में कितने लोग बैठे हुए थे? 7। इसको सॉल्व करने के हम आपको बताएंगे 3 तरीके। तीनों में से आपको जो सा अच्छा लगे आप लोग वो सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब 3 में कौन सा सबसे पहला तरीका है आपका, जैसी ये लाइंस बनी हुई है ना,
ऐसी लाइन्स बना लीजिए 10 और 15 और काउंट कर लीजिए, क्या ठीक रहेगा ये? नहीं, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग ये लाइन बनाकर करने, और 10 और 15 लाइन तो तब भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आ गया A is 17th फ्राम राइट, B is 32th फ्राम लेफ्ट वगैरह वगैरह, यानी 70-80 लाइनें थोड़ी ना बनाते रहेंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लाइन बनाने वाला तरीका तो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो तो नहीं करना है। दूसरा तरीका आता है आप लोगों का कॉमन सेंस का तरीका। कॉमन सेंस के तरीके में क्या काम है? यहाँ से यहाँ तक कितने बंदे बैठे हुए हैं टोटल? 15, ठीक है। तो इन 15 बंदों में अमित के इस तरफ कितने लोग बैठे होंगे? इस तरफ 14। क्या उन 14 में ये 7 होगा? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए 7 ये। इन 7 को अगर उन 14 में से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, वो हमने हटा दिया, तो कितने बचे हमारे पास बच्चे? 7। फिर हमने उन 7 में से जो बचे हुए हैं कमल को हटा दिया, यानी एक और हटा दिया, कितने बचे? 6। फिर से एक बार देखो, यहाँ से यहाँ तक 15 लोग हैं, 15 से पहले कितने लोग बैठे होंगे? 14। 14 में से हमने 7 को हटा दिया, कितने बचे? 7। 7 में से हमने कमल को यानी एक को और हटा दिया, कितने बचे? 6। कहाँ बैठे होंगे? जिन लोगों को नहीं समझ में आया यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक अमित तक कितने लोग बैठे हुए हैं? ए तक 5 लोग, सॉरी 5 यहाँ ए तक है, तो इससे पहले कितने लोग बैठे हुए हैं? 4। उन 4 में मिडिल नंबर है, हटा दिया, कितने बचे? 3। उन 3 में क्या बी है? हटा दिया, कितने बचे? 2। कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ। वही चीज़ यहाँ ए तक कितने लोग? 15। 15 में से हमने उस ए से पहले 14 लोग, 14 में से हमने 7 को हटा दिया, यानी मिडिल नंबर को हटा दिया, बचे कितने? 7। 7 में हमने कमल को हटा दिया, बचे कितने? 6। कहाँ बैठे हुए हैं? ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं, 10 के आगे 6 और बैठे हुए हैं, 10 और 6 16। अब गया आंसर। एक बार और देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 के आगे 6 और बैठे हुए हैं, 6 आपको पता है कैसे निकाला गया हमने? 10 और 6 16, इस तरह से आपका आंसर आया। अब अगर हम लोग जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को 16 कैसे आया, 6 कैसे आया यहाँ पर। अगर और चेक करना है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने बंदे बैठे हुए हैं? 10 लोग बैठे हुए हैं। इन 10 में इस तरफ कितने लोग होंगे? 9 लोग होंगे। उन 9 में क्या ये 7 होंगे? हाँ भाई बिल्कुल होंगे। ये हटा देते हैं, कितने बचे हमारे पास? 2 बचे। 9 में से 7 गया, 2 बचे। 2 बचने के बाद में फिर यहाँ पर एक अमित भी तो है, उसको भी हटा दिया, कितने बचे? 1 बचे। कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। फिर से एक बार देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 लोग, इससे पहले कितने लोग होंगे? 9 लोग। 9 में से 7 यानी मिडिल नंबर गया, 2 बचे। 2 में से ए यानी अमित गया, कितना बचा? 1 बचा। कहाँ बैठा होगा? यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल बच्चे बैठे हुए हैं 15, इसके आगे एक और है, 15 और 1 16 का आंसर सेम आंसर आया। अगर इनकेस फिर भी कोई दिक्कत आती है और चेक करना है आपको, तो कैसे करेंगे? मुझे पता लग गया यहाँ पर 1 कैसे आया, 6 कैसे आया, इतनी बात तो आप लोग कर ही लेंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं सबको जोड़ लूँ, क्या टोटल नंबर आ जाना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो 1 ये प्लस 1 ये अमित, यहाँ पर 1 जोड़ना है, 15 मत काउंट कर लियो आप लोग, रैंक उसकी 15, आदमी एक ठो ही है। तो 7 ये 10 ये, क्यों 10 होगा? 1 होगा, 6 ये 1 2 9 10 और 6 16, आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। चलिए ये 2 तरीके तो हो गए आप लोगों के। अब जरा कुछ ऐसा देख लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और आपका आंसर आ जाए, कुछ ट्रिक वगैरह जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए, इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखते हैं उसको क्या काम करना है। जब 2 पर्सन की रैंक अलग अलग साइड से दे रखी हो, मिड नंबर दे रखा हो, टोटल नंबर पूछा गया हो और ओवरलैपिंग केस से हमें आंसर करना हो, तो क्या काम करना है आप लोगों को? टोटल नंबर निकालने के लिए दोनों रैंक को जोड़ देना है, एडिशन ऑफ रैंक्स। माइनस मिड नंबर -2
दोनों रैंक को जोड़ देंगे हम लोग, मिड नंबर माइनस कर देंगे, 2 और माइनस कर देंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। अब बात आती है मिड नंबर माइनस क्यों किया जा रहा है, 2 माइनस क्यों किया जा रहा है। मिड नंबर माइनस इसलिए किया जा रहा है हमने क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब 15 काउंट किया, 7 काउंट कर लिया था, मिड नंबर काउंट कर लिया। यहाँ से यहाँ तक जब मैंने 10 काउंट किया, फिर मैंने इन 7 को काउंट कर लिया, यानी इन 7 को मैंने 2 बार काउंट कर लिया, तो फालतू गिना था, मैंने माइनस कर दिया। 2 माइनस क्यों किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जब मैंने ए काउंट किया तो के भी काउंट हो गया, यानी कमल भी काउंट हो गया और अमित भी काउंट हो गया। लेकिन जब मैंने इधर कमल को काउंट किया, फिर मैंने ए को काउंट कर लिया और के को काउंट कर लिया, इन 2 आदमियों को मैंने 4 बार गिन लिया। ये गड़बड़ बात है, तो इसलिए जो फालतू गिने थे माइनस कर दिए। 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये मिड नंबर हमेशा वेरिएबल रहेगा, जो चेंज होता रहेगा जैसा मिड नंबर दे रखा होगा। दोनों रैंक को जोड़ देते हैं, 15 और 10 हो गया आपका 25 माइनस मिड नंबर 7 माइनस 2, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या जो मैंने आपको बोला, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा CND, क्योंकि मैंने आपसे ये बताया ही नहीं था इसे सिंपल कैसे करना है या इसे ओवरलैपिंग कैसे करना है, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको आंसर नहीं कर सकते हैं, या तो मैं कोई ऑप्शन देता आपको तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कर देते, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते आंकड़े या पर्याप्त, ठीक है। अब ये पता कैसे लगेगा कब हमें सिंपल कैसे करना है और कब हमें ओवरलैपिंग कैसे करना है, तो उसमें ये नहीं लिखा होगा सिंपल कैसे करो या इसे ओवरलैपिंग कैसे करो, उसमें लिखा होगा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अधिकतम कितने लोग बैठे हुए हैं और कम से कम कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर मैक्सिमम लिखा है तो सिंपल केस से करना है, मिनिमम लिखा है तो इसे ओवरलैपिंग केस से करना है। मैक्सिमम तो सिंपल केस, मिनिमम तो ओवरलैपिंग केस। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसकी जगह पर लिखा होना चाहिए फाइंड द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फाइंड द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैक्सिमम लिखा है तो 32, मिनिमम लिखा होता तो आंसर 16। अच्छा, अगर मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखा हुआ है तो आप लोगों को इसे क्या काम करना पड़ेगा, तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन किस अकॉर्डिंग है। ऑप्शन में अगर आइदर और दे रखा है, आइदर 32 और 16, तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आइदर और नहीं है तो CND हो जाएगा। अगर आइदर और भी नहीं है, CND भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ही है तो वही हो जाएगा। धर्म संकट तो तब आएगा आपके ऊपर जब आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे। इसमें 32 भी है और 16 भी है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर होगा 32, सिंपल केस वाला। ओवरलैपिंग केस स्पेसिफाइड केस है, जब तक ये मेंशन नहीं होगा तब तक हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। ये तो बात रही हमारे स्टार्टिंग के ऑर्डर रैंकिंग के बेसिक क्वेश्चंस की। अगली क्लास में हम आपको लेकर चलेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन में जो PO में आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। ये उन लोगों के लिए सेशन था जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी ऑर्डर रैंकिंग में कुछ भी नहीं पता है। कोई दिक्कत आती है हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बात आप ज़रूर जान लीजिए। थैंक यू।